आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा का पाठ 1.3 बादल को घिरते देखा है। और ये कविता है, इसके कवि हैं नागार्जुन। नागार्जुन मुख्यतः प्रकृति से संबंधित कविताएं ही लिखते हैं। तो ये कविता भी, प्रस्तुत कविता जो बादल को घिरते देखा है, ये भी प्रकृति से संबंधित है। इसमें हिमालय के आसपास के वातावरण और वहां के दृश्यों के बारे में वर्णन किया है कवि ने। तो कविता की पंक्तियां हैं। अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे आप, फिर प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद व्याख्या। तो संदर्भ में आपको लिखना है कविता का नाम बादल को घिरते देखा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक के पाठ 1.3 से ली गई है, जिसका शीर्षक है बादल को घिरते देखा और इसके रचयिता है या इसके कवि हैं नागार्जुन। और फिर उसके बाद आप लिखेंगे प्रसंग। इसमें आपको बताना है कि कवि नागार्जुन कविता की इन पंक्तियों में हिमालय पर बादलों को घिरते हुए जब देखते हैं तो कैसा वो दृश्य होता है, कैसा महसूस करते हैं, उसकी व्याख्या उन्होंने इसमें की है। तो व्याख्या कवि कहते हैं कि मैंने अमल धवलगिरी के शिखरों पर, धवलगिरी मतलब वहां जो पर्वत है, अमल धवलगिरी, धौलगिरी कोई पर्वत होगा या जो भी पर्वत का नाम है, हिमालय के पर्वत के शिखरों पर बर्फ जो छाई हुई है तो उसके कारण कैसा दिख रहा है, पर्वत सफेद, अमल यानी बिल्कुल श्वेत, जिसमें किसी भी प्रकार का मैल नहीं है। ऐसे शिखरों पर कवि ने बादल को घिरते हुए देखा है। और उसके ऊपर जब छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, तुहिन का मतलब होता है ओस, शीतल मतलब ठंडा, छोटे छोटे मोती जैसे जो ओस की किरणें हैं, ओस के कण हैं, वो वहां पर हिमालय में एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर। तो मानसरोवर झील पर जब ओस की बूंदें गिरती हैं तो कैसे दिखती हैं वहां पर। और उस मानसरोवर जो झील है उसमें सफेद रंग के कमल खिले हुए हैं और वो प्रातः काल सूर्योदय के समय जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं तो सोने के समान चमकीला दिखाई देता है। इसलिए कवि ने क्या कहा है, उनको स्वर्णिम कमल कहा है। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि मानसरोवर के कमल को स्वर्णिम कमल क्यों कहा गया है। तो क्यों कहा गया है, सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ने के कारण और उस पर जो ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं प्रातः काल कमल के फूल के ऊपर, तो उस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो सुनहरा चमकीला दिखाई देता है। इसलिए उसको कवि ने क्या कहा है, स्वर्णिम कमल। तो छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा। कवि ने कहा है कि उन बादलों से गिरने वाले जो ओस के कण हैं उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते हैं और ऐसे में मैंने आकाश में बादलों को गिरते हुए देखा है। आगे की पंक्तियां हैं। छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर बिस्तंतु खोजते हंसों को तीरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। अब कवि क्या बता रहे हैं, हिमालय में एक तो मुख्य रूप से बड़ी झील है मानसरोवर, उसके अलावा और भी अन्य कई छोटी और बड़ी झीलें, बहुत सारी झीलें, उनके नाम नहीं बताया कवि ने। तो इसमें कहते हैं छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में, उनका जल कैसा है, श्यामल यानी श्याम का मतलब होता है नीला या काला, काला श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर। तो हिमालय पर्वत जो है, हिमालय के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां मैदानी प्रदेशों से आकर कई प्रवासी पक्षी गर्मी के मौसम में जब ग्रीष्म ऋतु समतल, जैसे हमारा मैदानी इलाका, यहाँ ग्रीष्म ऋतु बहुत ज्यादा गर्म होती है, तो कुछ पक्षी जब उसको वातावरण को सह नहीं पाते तो वो ठंडे प्रदेशों में चले जाते। तो हिमालय में बहुत सारे प्रवासी पक्षी जाते हैं। तो हंस भी उन्हीं में से एक है। पावस की उमस, उमस मतलब क्या, जिसको आप लोग धमकी कहते हो, जिससे उमस होती गर्मी है ना। पावस की उमस से आकुल जो पक्षी हैं वहां पर आकर कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए रुकते हैं और वहां पर अपना भोजन खोजते हैं। क्या खाते हैं वो, तिक्त मधुर बिस तंतु खोजते हैं। बिस तंतु का मतलब है यहाँ पर कीड़े मकोड़े, हर कीड़े मकोड़े में थोड़ा थोड़ा जहर होता है, तो इसलिए विष तंतु, इसलिए कीड़ों को विष तंतु कहा गया। तिक्त मधुर, तिक्त का मतलब होता है तीखा कड़वा, तिक्त मधुर, मधुर का मतलब मीठा, तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तीरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। तो कवि कहते हैं कि हिमालय के हिमगिरी पर्वत पर कई छोटी बड़ी झीलें और झीलों के जल में पावस की उमस से व्याकुल पक्षी कीड़े मकोड़ों को खोजने आते हैं, अपना भोजन करते हैं और इस झील में तैरते भी रहते हैं। ऐसे वातावरण में मैंने बादलों को घिरते हुए देखा है। इसमें आप वही लिखेंगे संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। विशेष में लिखना है, कवि ने हिमालय के आसपास के प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया है। आगे है, ऋतु बसंत का सुप्रभाव था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कला
छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अब इसमें कवि कह रहे हैं कौन सा मौसम है? बसंत ऋतु। बसंत ऋतु का सुप्रभाव था। बसंत ऋतु का सुप्रभाव क्या होता है? बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इस समय मौसम सुहावना रहता है, ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंडी होती है, चारों ओर बाहर आई होती है, फूल खिले होते हैं, इसलिए उसको बसंत को ऋतुराज कहा जाता है। ऋतु बसंत का सुप्रभाव था। सुप्रभाव नहीं, सुप्रभात है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। सुप्रभात मतलब सुबह, इसकी सुहानी सुबह थी। और अनिल का मतलब है वायु, पवन, हवा। मंद मंद था, अंधी भरा, मंद मंद धीरे धीरे हवा चल रही थी। बालारुण की मृदु किरणें थी। बालारुण क्यों कहा गया है? प्रातः काल में जब सूर्य उगता है तो उसको बाल अरुण, सूर्य का बालक रूप, छोटा, मतलब उस समय उसकी किरणें तेज नहीं होती, तो बालारुण की मृदु किरणें थी। उसकी किरणें कैसी है? मृदु है, कोमल है। अभी उनमें तीक्ष्णता नहीं आई है, तेज गर्मी नहीं हुई। अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। जब प्रातः काल के समय सूर्योदय का समय होता है तो जो हिमालय में बहुत सारे पर्वत हैं उनकी चोटियां कैसे दिखाई देती हैं? स्वर्णाभ, सोने के समान चमकीली, इसलिए उनको कहा है अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो। अब इसमें उन पक्षियों के बारे में बताया गया है, चकवा चकई, जो रात में एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और रात भर क्रंदन करते रहते हैं। प्रातः काल होने पर वो पुनः मिल जाते हैं। उनको ऐसा श्राप होता है। चकवा चकई नाम के जो पक्षी हैं वो शापित पक्षी हैं कि जैसे ही रात होती है, चंद्रमा का उदय होता है, सूर्य चला जाता है, तो वो एक दूसरे से मिल नहीं पाते और रोते रहते हैं। प्रातः काल होते ही, सूर्योदय होते ही वो फिर मिल जाते हैं। तो उनको भी कभी इसमें लिखा है एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित। चिर अभिशापित है, कई बहुत लंबे समय से उनको ये अभिशाप मिला हुआ है, अभिशप्त है वो। विवश है। चकवा चकवी का क्रंदन अब जाकर थम गया। कब थम गया? सूर्योदय होने पर, प्रातः काल होने पर चकवा चकई का क्रंदन बंद हो जाता है। और उस महासरोवर यानी मानसरोवर के किनारे अब उनका शैवालों की हरी दरी पर, वहाँ सरोवर के आसपास शैवाल मतलब छोटी छोटी घास होती है एक प्रकार की, तो वहां पर शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कला छिड़ते देखा। वो चकवा चकोई फिर से मिलते हैं और प्रणय करते हैं। ऐसे समय में कवि ने फिर बादल को घिरते हुए देखा है। अब आगे है, इसमें भी प्रकृति के विभिन्न दृश्यों का सहज वर्णन किया गया और एक कथा बताई गई है। चकवा चकई नाम के जो पक्षी हैं वो अभिशप्त है, रात में वो बिछड़ जाते हैं और आसपास से ही गुजर जाते हैं, लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पाते, ऐसा उनको शाप है। आगे है, दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा। अब कवि हिमालय की घाटियों को क्या कह रहा है? वहां की घाटियां बर्फ से ढकी हुई तो है ही, बर्फानी घाटी इसलिए कहा गया। दुर्गम, दुर्गम का क्या अर्थ है? जहां पर जाना मुश्किल हो, कठिन हो, ऐसे स्थान को कहते हैं दुर्गम। गम यानी जाना। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर, शत सहस्त्र, शत यानी 100, सहस्त्र यानी हजार, कई सौ और हजारों फुट की ऊंचाई पर कहते हैं कि हिमालय के जो आसपास के जंगल है वहां पर कस्तूरी नाम का एक मृग पाया जाता है, जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है और जिसकी सुगंध बहुत ही तेज होती है और बहुत उसके आसपास बहुत दूर दूर तक फैली होती है, लेकिन उसको स्वयं को पता नहीं होता कि वो सुगंध उसकी नाभि से ही आ रही है। और उस सुगंध से व्याकुल होकर वो जंगल में इधर उधर भ्रमित होता है, घूमता है और न पाकर वो अपने ही ऊपर चिढ़ता है, खींचता है। तो उसी को बता रहे हैं कवि। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज यानी स्वयं के ही उन्मादक परिमल यानी खुशबू के पीछे धावित होना यानी दौड़ना, तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। कवि कहते हैं कि मैंने वहां पर कस्तूरी मृग को भी अपने नाभि से निकलने वाली कस्तूरी से उठने वाली सुगंध के कारण व्याकुल होकर उसको खोजते हुए और न पाकर चिढ़ते हुए मैंने देखा है, और ऐसे मौसम में मैंने बादलों को घिरते हुए देखा है। तो ये थी आपकी कविता बादल को घिरते देखा है नागार्जुन की, और ये पूरी हो गई। इसकी व्याख्या आप लोगों को लिखना है, नोट्स बनाना है। महत्वपूर्ण प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, कौन सा मानसरोवर के कमलों को स्वर्णिम कमल क्यों कहा गया है, और चकवा चकई के बारे में किस प्रकार का उनको अभिशाप प्राप्त है।